Hello everyone, welcome to the Psychology Catalyst Explore the Human Mind like never before। अगर आप CUET PG साइकोलॉजी की प्रिपरेशन थोड़ा सीरियसली कर रहे हो, थोड़ा प्रेशर फील कर रहे हो और PYQs को समझ के पढ़ना चाहते हो तो आप बिल्कुल सही जगह पे हो। इस PYQ प्रैक्टिस सीरीज़ का एम सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं बल्कि ये समझाना है कि एग्जामिनर का दिमाग कैसे काम करता है। आज हम कवर करने वाले हैं यूनिट 8 मोटिवेशन एंड इमोशंस, एक ऐसी यूनिट जो कॉन्सेप्ट के साथ साथ एप्लीकेशन भी टेस्ट करना बताती है। तो बिना पैनिक, बिना ओवरथिंकिंग और कामली इस वीडियो को फॉलो कीजिए, क्योंकि यहाँ फोकस है, क्लैरिटी है, कॉन्फिडेंस और एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन पर। सो हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो हमारे आज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, जिसमें आज के वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं 25 क्वेश्चंस, जिसमें कि मोटिवेशन एंड थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चंस होने वाले हैं। एंड ऑल्सो ये जो सारे क्वेश्चंस हैं ये सब इमोशन से रिलेटेड हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हैप्पीनेस इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग। सो हैप्पीनेस इनमें से कौन सा फॉलोइंग एक्सेप्ट नहीं है? हमें क्वेश्चन को ध्यान से देख करके रिप्लाई करना है, क्योंकि मोस्टली क्या है कि हम लोग के मेजरली क्वेश्चंस में ये होता है कि वो नॉट वाले क्वेश्चन पूछते हैं, नेगेटिव क्वेश्चन पूछते हैं, जो कि ट्रैप होता है। पर एक्चुअल में हम उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं और हमारा मार्क्स पॉजिटिव आने के बजाय हमारा नेगेटिव हो जाता है। तो फीलिंग अ पॉजिटिव इमोशन, बीइंग सेटिस्फाइड विथ योर लाइफ, नॉट एक्सपीरियंसिंग नेगेटिव इन इमोशंस, हैविंग अ हाई पेइंग जॉब, तो इनमें से कौन सा हैप्पीनेस नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, हैविंग अ हाई पेइंग जॉब इज द राइट आंसर। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग हैप्पीनेस का मतलब सिर्फ एक्सटर्नल सक्सेस नहीं होता। ट्रू हैप्पीनेस में पॉजिटिव इमोशंस फील करना, लाइफ सेटिस्फैक्शन और ओवरऑल साइकोलॉजिकल वेलबींग आता है। नेगेटिव इमोशंस का कभी एक्सपीरियंस ना होना अनरियलिस्टिक है, क्योंकि सैडनेस अगर जैसे इमोशन नॉर्मल ह्यूमन लाइफ का एक पार्ट होते हैं। इसी तरह हाई पेइंग जॉब हैप्पीनेस की गारंटी नहीं देता। बहुत से लोग पैसा होने के बाद भी डिससेटिस्फाई होते हैं। इसीलिए हैप्पीनेस का डायरेक्ट रिलेशन पैसों से नहीं बल्कि मेंटल सेटिस्फैक्शन से होता है। सो हमारा क्वेश्चन था, खुशी में कौन सी चीज़ शामिल नहीं होती? तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, हैविंग अ हाई पेइंग जॉब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एबिलिटी टू कंट्रोल वंस इम्पल्सिव जजमेंट एंड रिएक्शन इज नोन एज। इम्पल्सिव रिएक्शन का मतलब होता है बिना सोचे तुरंत रिएक्ट कर देना। साइकोलॉजी में जब पर्सन अपने इमोशंस, थॉट्स और एक्शंस को कॉन्शियसली कंट्रोल करता है उसे सेल्फ रेगुलेशन कहते हैं। सेल्फ एफिकेसी अपनी एबिलिटी पर बिलीव होता है। सेल्फ अवेयरनेस खुद को समझाने से रिलेटेड होती है और एम्पैथी दूसरे इमोशंस को समझाने से। लेकिन इम्पल्स कंट्रोल डायरेक्टली सेल्फ रेगुलेशन का कोर होता है। सो हमारा क्वेश्चन है, अपनी जल्दी रिएक्शन और इम्पल्सिव जजमेंट को कंट्रोल करने की एबिलिटी को क्या कहते हैं? तो इसे सेल्फ रेगुलेशन कहते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सेल्फ रेगुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इमोशन हैज बीन प्रपोज्ड बाय। तो टू फैक्टर थ्योरी कहता है कि इमोशन दो चीज़ों का रिजल्ट होता है। फर्स्ट होता है हमारा फिजियोलॉजिकल और सेकंड होता है फिजियोलॉजिकल अराउजल है। सेकंड है कॉग्निटिव लेबलिंग।
तो जो हमारा फिजियोलॉजिकल अराउजल है वो बॉडी रिएक्शन और जो कॉग्निटिव लेबलिंग है वो सिचुएशन के इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड है। ये थ्योरी बताती है कि सिर्फ बॉडी रिएक्शन से इमोशंस कंप्लीट नहीं होता जब तक हम रिएक्शंस को मेंटली लेबल ना करें। ये थ्योरी स्केंजर और सिंगर ने प्रपोज किया था, जो इमोशंस में कॉग्निशन का रोल को एम्फसाइज करती है। सो हमारा क्वेश्चन था कि इमोशन की टू फैक्टर थ्योरी किसने दी थी, तो हमारा करेक्ट आंसर है स्केंजर एंड सिंगर। तो हम लोगों ने थ्योरी किसने दी थी और थ्योरी का मेन कोर क्या है वो दोनों समझ लिया। अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इमोशनल इंस्टेबिलिटी इज समटाइम्स लेबल्ड एज। इमोशनल इंस्टेबिलिटी का मतलब होता है फ्रीक्वेंट मूड स्विंग्स, एंजाइटी और इमोशनल इम्बैलेंस। बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स में इसी डायमेंशंस को न्यूरोटिसिज्म कहा जाता है। न्यूरोटिसिज्म हाई होने पर पर्सन इजीली स्ट्रेस, एनेक्सियस, इमोशनली अनस्टेबल होता है। बाकी ऑप्शन जैसे एग्रीएबलनेस या ओपननेस पॉजिटिव पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं। सो हमारा क्वेश्चन है इमोशनल इंस्टेबिलिटी को पर्सनालिटी में किस नाम से जाना जाता है, तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, न्यूरोटिसिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन इज question number 5. The kind of healthy psychological and physical functioning after a potential traumatic event is called. ट्रोमैटिक एक्सपीरियंस के बाद हेल्दी मेंटल और फिजिकल फंक्शनिंग को क्या कहते हैं, तो ट्रोमैटिक इवेंट के बाद अगर कोई पर्सन वापस नॉर्मल फंक्शनिंग में आ जाता है और साइकोलॉजिकली स्ट्रांग रहता है तो इसे रेजिलेंस कहते हैं। कोपिंग सिर्फ मैनेज करता है, रेजिस्टेंस एक स्टेज है और आफ्टर इफेक्ट नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। रेजिलेंस का मतलब होता है बाउंस बैक करना एडवर्सिटी के बाद। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, रेजिलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. द एग्जिस्टेंस ऑफ सेवेंथ प्राइमरी इमोशन सजेस्ट बाय सम थ्योरिस्ट इज। सो कुछ थ्योरीज के अकॉर्डिंग सेवेंथ प्राइमरी इमोशंस कौन से होते हैं, तो पॉल एकमैन ने इनिशियली 6 बेसिक इमोशंस जो के बारे में बताया था, लेकिन बाद में कुछ थ्योरिस्ट ने कॉन्टेम्प्ट का मतलब होता है इन्फीरियर या मॉरली रॉन्ग समझना। ये इमोशन फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू क्लियरली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कॉन्टेम्प्ट। Next question is emotion that can be experienced when we are confronted with the harmful action done by an in-group against an out-group is called. So अपने ही ग्रुप के गलत काम पर जो गिल्ट फील होता है उसे क्या कहते हैं, सो इसका करेक्ट आंसर है कलेक्टिव गिल्ट। जब कोई पर्सन अपने ही ग्रुप के एक्शंस के लिए गिल्ट फील करता है, स्पेशली जब उन्होंने आउट ग्रुप को हार्म किया हो, तो उसे कलेक्टिव गिल्ट कहते हैं। ये सोशल साइकोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो इंटर ग्रुप रिलेशंस में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8. हेल्थ फॉर द साइकोसोशल मॉडल इज। बायोसाइकोसोशल मॉडल के अकॉर्डिंग हेल्थ क्या है, तो साइकोसोशल मॉडल कहता है कि हेल्थ सिर्फ डिसीज एब्सेंस नहीं, हेल्थ एक कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग होती है। ये डेफिनेशन WHO के कॉन्सेप्ट के अलाइन है। सिर्फ इलनेस ना होना हेल्थ कंप्लीट इंडिकेटर नहीं होता। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9. द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इमर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज इमोशंस। सो इमोशन थ्योरीज की सही हिस्टोरिकल सीक्वेंस क्या है, तो इमोशन थ्योरीज का हिस्टोरिकल डेवलपमेंट इस ऑर्डर में हुआ है। सबसे पहले जेम्स एंड लांजे, यानी कि हमारा DNC कैंसिल होता है, जो कि बॉडली रिएक्शन फोर्स के बारे में बात करते हैं। फिर आते हैं कैनन बार्ड, तो ये भी गलत। तो हमारा करेक्ट आंसर हमारा एलिमिनेशन के थ्रू मिल जाता है, जेम्स लांजे, देन कैनन बार्ड, फिर स्केंजर सिंगर। इसलिए करेक्ट सीक्वेंस भी वही होगा जो हिस्टोरिकल टाइमलाइन फॉलो करता है। इसे आप हम JCS के थ्रू भी याद कर सकते हैं।
Next question, the James Lange theory of emotion states that जेम्स लांजे थ्योरी इमोशंस के बारे में क्या कहती है? तो जेम्स लांजे थ्योरी के अकॉर्डिंग पहले बॉडी रिएक्शन होता है, उसके बाद हम इमोशन फील करते हैं। एग्जाम्पल, हम इसलिए नहीं कांपते क्योंकि डर लगता है, बल्कि हम डर इसलिए लगता है क्योंकि हम कांपते हैं। इमोशन बॉडी के फिजियोलॉजिकल चेंज का रिजल्ट होता है। सो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, वन रिएक्ट्स विद वंस बॉडी फर्स्ट एंड देन वन फील इमोशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट not of the three elements of emotions? सो इमोशंस के 3 बेसिक एलिमेंट में कौन सी चीज़ शामिल नहीं होती है? तो साइकोलॉजी में इमोशंस के 3 कोर एलिमेंट्स माने जाते हैं। सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, जो हम फील करते हैं, फिजियोलॉजिकल अराउजल या फिर फिजिकल रिएक्शन, जिसे हम फिजियोलॉजिकल अराउजल भी कहते हैं, जो बॉडी रिस्पॉन्स जैसे हार्ट रेट से रिलेटेड होता है। और थर्ड होता है बिहेवियर। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है इस ऑप्शन के लिए अटेंशन, क्योंकि ये तीनों जो ऑप्शन है ये 3 एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12, द थ्योरी ऑफ इमोशन दैट स्टेट्स द thalamus sends sensory information through the cortex and the sympathetic organ at the same time.